हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा यूपी ट्रिपल सी पेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना तय है और आपके पास एक महीने से भी कम समय बचे हैं इसके एग्ज़ाम को। तो दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ यूपी ट्रिपल सी पेट का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस वीडियो की सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो मोस्ट रिपीटेड हैं, यानी कि इन क्वेश्चन को बार बार यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ साथ आप भी सॉल्व करते चलें और लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो आपको बताना है कि सबसे पहले मानव जाति ने कौन से धातु का उपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर तामा होगा, यानी कि ताम्र का उपयोग सबसे पहले मानव ने किया था। दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहेंगे कि सोने का उपयोग सबसे पहले किया गया था, लेकिन यह गलत है। तांबे का उपयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो दोस्तों लोपामुद्रा ब्रह्मावादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों का रचना किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लोपामुद्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग आचार रागसूत्र, श्रुत कृतांग, बृहत कल्पसूत्र, यह तीनों जैन साहित्य के भाग हैं, लेकिन थैरीगाथा यह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए थैरीगाथा होगा। और दोस्तों यहाँ से संबंधित एक दो क्वेश्चन यह भी बनते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और अगर बात करें पहले तीर्थकर की, तो पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किए थे। और दोस्तों कभी कभी यह भी पूछा जाता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस एक राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसका आप आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मास्की, यानी कि मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मास्की होगा। मास्की, गुजरा, नेत्रु ऐसे जगहों पर अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देख रेख करता था, तो उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सुमंत होगा, यानी कि सुमंत जो विदेशी सदस्य यानी कि वह सदस्य थे जो विदेशी मामलों का देखरेख करते थे। और दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह तीनों यानी कि पेशवा, सचिव, पंडित राव का काम क्या था। तो दोस्तों पंडित राव के नाम से भी कंफर्म हो जा रहा है कि यह धार्मिक मामलों से संबंधित देखरेख करते थे, यानी कि धार्मिक मामलों से संबंधित देखरेख पंडित राव का काम था। और सचिव का काम पत्रकारिता से संबंधित था। और पेशवा का काम यानी कि पेशवा शिवाजी के अष्टप्रधानों में मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया था। तो ब्रिटिश से सबसे पहले निर्माण किसका कराए थे। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराए थे जो चेन्नई में स्थित है, यानी कि चेन्नई में यह स्थित है। और बात करें सबसे पहले इन किलों में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले फोर्ट सेंट एंजेलो का हुआ था जो सन 1505 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का, तो इसकी निर्माण सन 1644 ईस्वी में किया गया था जो अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था और जो सबसे पहले था। और अगर बात करें यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यानी कि फोर्ट विलियम किले की स्थापना, तो यह सन 1781 ईस्वी में किया गया था जो सबसे पहले होगा। और फोर्ट सेंट डेविड यह मद्रास में स्थित है, नाम से भी क्लियर होता है कि मद्रास में यह स्थित है। इसकी स्थापना सन 1617 ईस्वी में किया गया था। और फोर्ट विलियम यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1557 के विद्रोह में यानी कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र के द्वारा धोखा दिया गया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तात्या टोपे होगा, यानी कि तात्या टोपे के मित्र मान सिंह के द्वारा धोखा दिया गया और जिसके बाद अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार डाल दिया गया था, वह भी सन 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता में। तो इसका राइट आंसर तात्या टोपे होगा। और बात करें यहाँ पर कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह यह बिहार के जमींदार, ऐसे अगर आपसे पूछे कि वह कौन से ऐसे जमींदार थे जिन्होंने जमींदार होते हुए भी सन 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था, तो इसके राइट आंसर भी कुंवर सिंह हुआ, यानी कि कुंवर सिंह बिहार के एक ऐसे जमींदार थे जिन्होंने जमींदार होते हुए भी अंग्रेजों से लोहा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन M.N. राय की उत्प्रासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि M.N. राय की उत्प्रासी साम्यवादी पत्रिका कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर बेगार्ड होगा, यानी कि बेगार्ड की पत्रकारिता M.N. राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? तो भारतीय मुसलमानों को सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं होने का मेन कारण आपको बताना है। तो उन पर सैयद अहमद का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों को हिंदी अतीत के राग अलापने का नीति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति की वजह से ही भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व यानी कि प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्लासी का युद्ध होगा, यानी कि प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे और भारत की तरफ से यानी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह युद्ध सन 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि सन 1757 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा गया था और जिसमें अंग्रेज़ों का विजय हुआ था और सिराजुद्दौला का हार हुआ था और इसके बाद से ब्रिटिश की संप्रभुता भारत पर जम गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर कच्छ की खाड़ी होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि अगर कच्छ लिखे तो कच्छ में आप यहाँ पर आंसर सही कर सकते हैं, लेकिन कच्छ की खाड़ी को अभी भी जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं रखा गया है। बाकी तीनों यानी कि ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, सुंदरवन, मानस, ऐसे यानी कि सिंपलीपाल, देहांग, देवांग, ऐसे जगहों को जैव मंडल आरक्षित स्थानों में रखा गया है, लेकिन कच्छ की खाड़ी को नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर शुक्र होगा, जिसे ट्विन बोला जाता है, यानी कि पृथ्वी का ट्विन बोला जाता है, यानी कि पृथ्वी की बहन बोला जाता है शुक्र को, और यह पृथ्वी के पास में है। और अगर बात करें सूरज से इसकी दूरी, तो सूरज से यह दूसरे स्थान पर यह ग्रह है। और अगर बात करें बृहस्पति का, तो यह अपने सौरमंडल में सबसे बड़ी ग्रह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, फरक्का की नहर का जल वहन क्षमता कितनी है? यहाँ पर आपको बताना है जल वहन क्षमता फरक्का नहर की। तो फरक्का कैनल की जल वहन क्षमता 40,000 क्यूसेक है, तो इसका राइट आंसर 40,000 क्यूसेक होगा। और यह गंगा नदी पर स्थित है, यानी कि फरक्काबाद यह गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित यानी कि विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी सामांतप यानी कि जनवरी समताप रेखा है। तो इसका राइट आंसर 18 होगा, यानी कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई एक समताप रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संसूचित
भूमि क्षेत्र है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितना परसेंट भूमि जो यानी कि जिस पर वन रहना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 33%। यानी कि 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, जिससे कि भारत का पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। और दोस्तों, अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं, तो वर्तमान में भारत के 20% ही भूभाग पे वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 33% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहाँ पर कुछ लोग जो अपनी मजबूरी की वजह से कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं और ये किसी अन्य का रोज़गार को भी कवर कर लेते हैं। तो ऐसे में प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कीमत विभेद कर रही कोई फर्म क्या करेगी। यानी कि कीमत विभेद कर रही कोई भी फर्म क्या करेगी। किसी उत्पाद की विभिन्न गुणवत्ता के लिए विभिन्न कीमतें चार्ज करना, या केवल उन फर्मों को खरीदना जो दूरी पर थोक में बेच रही हो, या किसी उत्पाद के लिए विभिन्न बाज़ारों में विभिन्न कीमत पर चार्ज करता हो। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो किसी भी उत्पाद को विभिन्न बाज़ारों में विभिन्न कीमतें पर चार्ज करना, यही होता है कीमत विभेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसे एक बाज़ार में ले गया और यहाँ पर 10 रुपये में बेचा, दूसरे में गया तो 9 रुपये में बेचा, और तीसरे में गया तो 12 रुपये में बेच दिया। यानी कि विभिन्न मार्केट में विभिन्न तरीके से, यानी कि विभिन्न रेट पर बेचना ही कीमत विभेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, औद्योगिक निर्णय यानी कि औद्योगिक निर्णयों में मजदूरी की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं। तो इसे औद्योगिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, औद्योगिक लोकतंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होगा। तो सीमांत लागत और भी तेज़ी से गिरने लगेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उच्चतर दर पर गिरने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निजी उद्योग को निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन ऋणों का समंत्रित यानी कि समिंत्रण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक ऋण समिति, यानी कि प्राइमरी इंटरेस्ट कमेटी ही जो भारत में निजी उद्योगों के लिए यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके ऋण को समंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में से यानी कि समान है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों देशों में कौन सा समान है। तो इसका राइट आंसर स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी कि न्यायपालिका दोनों ही देशों में स्वतंत्र है और यही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो जो आपका मौलिक अधिकार है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। और कभी कभी आपसे पूछा जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में यानी कि भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर भाग 4A होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि का उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो सबसे कम आयु के थे और जो राष्ट्रपति बने थे। यानी कि सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले वह कौन से व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यानी कि डॉक्टर आर वेंकट रमण जो भारत के राष्ट्रपति ऐसे थे जो सबसे कम आयु में
भारत के राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 25 बताना है आपको, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? तो नए राज्यों की स्वीकृति हमेशा सांसद ही दे सकता है, यानी कि संसद से ही मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बियर्ड ने किया था, तो यह तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, जल की एक यानी कि जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं, अध्रुवीय हैं, उदासीन हैं, हल्के भार वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जल एक ऐसा उत्कृष्ट विलायक है जो अत्यधिक ध्रुवीय होता है, यानी कि इसमें सबसे अधिक ध्रुवीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी वजह से यह सभी में विलायक हो जाता है, यानी सभी में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की मृत थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम्स होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली होती है, तो लाइसोसोम्स ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आपकी यानी कि जो पाचन थैली है, इसमें जब कोशिकाएं इंटर करती हैं, यानी कि सेल इंटर करती हैं, तो उसमें जो अयोग्य कोशिकाएं होती हैं उन्हें लाइसोसोम्स के जो एंजाइम होते हैं यह मार गिराता है, और ऐसे में वही कोशिकाएं बचती हैं जो एक्टिव रहते हैं। और इसे यानी कि इसे कोशिका की मृत थैली भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर इसे पाचन थैली भी है, यह वहाँ पर भोजन को पचाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 23 और 23 होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे यानी कि अगर आपसे पूछे कि कोशिकाओं में यानी कि जो 22 कोशिकाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इसे लाइसोसोम्स कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर यानी कि 23वां जो होता है, 23वें को एलोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम्स लिंग गुणसूत्र होते हैं जिससे लिंग यानी कि लिंग निर्धारण किया जाता है कि लड़का या लड़की होगा, इसका निर्धारण एलोसोम से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर एक तो सीधी विधि है कि अगर यानी कि कोई भी संख्या है उसे 4 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर यानी कि 3 शेषफल आता है। लेकिन अब इसको यानी कि जब इसे 2 कर दिया जाएगा, यानी कि 2 गुना कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर नीचे 4 है, तो 4 से अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 यहाँ पर शेषफल आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो अदर मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मान सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर 19 मान सकते हैं। तो 19 को अगर आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है यह 3 आएगा, यानी कि 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि डबल करने पर, यानी कि यहाँ पर जब आप इसको डबल करेंगे तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। 38 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4 9 36, यानी कि 4 9 36 हो गया, तो यहाँ पर 36 हो गया। यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर रिमाइंडर हो गया, तो सेम आंसर है यहाँ पर, चाहे तो आप जिस मेथड से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, यानी कि 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिशत 5% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 100 अगर आप करेंगे इसे, तो यहाँ पर यानी कि 20/1, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 20 आपका अगर यहाँ पर जनसंख्या है तो अगले साल यह 21 हो जा रहा है, और फिर अगर देखा जाए तो 20 अगर है तो अगले साल 21 हो जा रहा है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 400 हो गया, और यहाँ पर 441 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि अगर आपका 400 है तो यह 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में 4410 हो जा रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर देखा जाए यानी कि 441 हो रहा है, तो ऐसे में इससे 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह 4000 हो गया, और यह 4410 हो गया। तो ऐसे में यानी कि यहाँ पर बोला भी गया है कि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो यानी कि पिछले 2 साल बाद यानी 2 साल पहले कितना होगा, तो इसका राइट आंसर 4000 हो जाएगा।
तो यहाँ पर इजीली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 4000 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम टेक है इसलिए हमें इसे स्किप करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर यह क्वेश्चन देख सकते हैं 36, जो इजली यहाँ पर यानी कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं होने की वजह से यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकता, सॉरी फ्रेंड्स, बट यहाँ पर इसे देख लेते हैं। यानी कि 4 मई सन 1886 में यहाँ पर रविवार था, यानी कि 4 मई सन 1886 को रविवार था। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है 4 मई सन 1887 में कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर केयर करना है कि यहाँ पर लीप माह वर्ष है कि नहीं, यानी कि यह जो ईयर है यह लीप माह वर्ष है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर लीप माह वर्ष होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मई से मई तक का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका यहाँ पर जो डेट है टोटल वह 365 दिन ही होंगे, और अगर लीप माह वर्ष होता है तो 366 हो जाता। तो यहाँ पर यानी कि 365 डे ही होंगे, यानी 365 डे। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 से अगर ये जाएगा तो यहाँ पर यानी कि 7 पचे 35, यानी कि 1 होगा 15 यहाँ पर, यानी कि 7 के साथ में 14, यानी कि यहाँ पर 1 बचा, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 1 बचा। तो यानी कि अगर आज यानी कि 4 मई को रविवार है तो अगले दिन यानी कि 4 मई सन 1887 में यह होगा सोमवार, यानी कि यहाँ पर 1 रिमाइंडर था इसलिए आपको 1 जोड़ना है, यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। ताइवान ताइपे, यानी कि यहाँ पर कैपिटल जो है ताइवान का वो ताइपे है, ईरान का तेहरान है, जाहिर सी बात है, और चीन का मंगोलिया है, और जबकि जापान का टोक्यो है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो चीन का जो मंगोलिया है यह गलत आंसर है, यानी कि चीन का जो कैपिटल है यह आपको पता है कि बीजिंग है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। ईमानदार, यानी कि ईमानदारी का धोखा देना, यानी कि यहाँ पर सीधे उल्टा हो गया। अच्छा प्यारा, यानी कि यह सिनोनिम है। फिजूल खर्च, यानी कि फिजल खर्च किफ़ायती मीन्स बहुत ही कम खर्च करना, और फिजूल खर्च मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना। कभी कभी, यानी कि कभी कभी, और अक्सर, यानी कि बार बार। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अच्छा का जो समानुपात है यानी कि प्यारा दिया है यह ही सही हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि यह सिनोनिम है, बाकी सब अपोजिट हैं, यानी कि बाकी सब विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते के पत्नी के ससुर हैं, यानी कि वह मेरे खुद के ससुर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी कि अगर यह मान लीजिए कि वह औरत है और वह मेरे खुद के ससुर, तो यहाँ पर ससुर का आप यहाँ पर बना सकते हैं कि इकलौते पोते, यानी कि इकलौते पोते यहाँ पर आ गए, जो यानी कि इनके पति का बेटा होगा। पोते की पत्नी यानी कि इसकी जो पत्नी होगी के ससुर, यानी कि ये जो ससुर हैं, तो यह इनके क्या संबंधित है, यानी कि औरत का आदमी से संबंध बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस औरत का इस आदमी से संबंध जो है वह पति का होगा, यानी कि पत्नी का होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर पत्नी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यदि बालू को हवा, हवा को पठार, पठार को कुआं, कुआं को दीप तथा दीप को आसमान कहते हैं, तब औरत पानी भरने कहाँ जाएगी। तो जाहिर सी बात है औरत पानी भरने कुएं के पास जाएगी, और यहाँ पर आपको देखना है कि कुएं को क्या कहा जाता है। तो कुएं को दीप कहा जाता है, तो यानी कि यहाँ पर आपको ट्रिक कर देना है दीप पे, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर दीप, यानी कि औरत पानी भरने दीप पर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में किस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए किसे चुना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना है। तो इसका राइट आंसर अंजलि भारद्वाज होगा, यानी कि अंजलि भारद्वाज को भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार संबंधित रोक लगाने पर बहुत ही ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्न में से किसने संभाला है? तो विजय संपाला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष का पद संभाला है। तो इसका राइट आंसर विजय संपाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया? तो आपको पता होगा कोरोना को देखते हुए अमेरिका ने सभी देशों पर, यानी कि सभी नहीं आप कह सकते हैं, यानी मोस्टली जो मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज थे उस पर बैन लगा दिया था, यानी कि उन पे ग्रीन कार्ड पर बैन लग गया था। तो अब इसे हटा दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो की सीरीज में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वह A1 ग्रेड के क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, नहीं कुछ तो आपको करंट अफेयर से ये आइडिया लग सकता है कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हाल ही में अभी हुआ था, यानी कि कोरोना की वजह से यहाँ पर अमेरिका ने ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दिया था, तो ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं इसके एग्ज़ाम में, यानी कि PPPSC के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल पर करने का घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर 60 साल होगा, यानी कि 60 ईयर पर करने का फैसला किया है तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय यह एक ऐसे स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चलाने के लिए उत्तर प्रदेश को यह सम्मान दिया गया है, जिसके अंतर्गत 2,000 रुपये 3 माह के अंतर्गत, यानी कि तिमाही में यह राशि किसान को दिया जाता है। और इसके अंतर्गत 2 करोड़ 20 लाख के लगभग में किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण का अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ स्थानों को, जैसे कि महाराष्ट्र के अजंता की गुफाएं और मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है, इसे भी चौथे चरण के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? तो जाहिर सी बात है यह बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि इस क्रिकेट स्टेडियम का कैपेसिटी कितना है, तो इसकी कैपेसिटी 1,10,000 लोगों को, यानी कि यहाँ पर 1,10,000 पर्यटन के लिए यह कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो यहाँ पर आपको बताना है डेनिम ब्रांड के द्वारा किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो इसका राइट आंसर दीपिका पादुकोण होगा। दीपिका पादुकोण जिनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम थी और जिससे यह अभिनेत्री, यानी कि यह फिल्म की दुनिया में कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न राज्यों में से, यहाँ पर यानी कि जो राज्य दिए गए केरल, असम, कर्नाटक, पांडिचेरी, तो पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हुआ था इसमें कोई भी नहीं जीत पाया था, जिसके वजह से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना है?
तो दोस्तों पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य उत्तराखंड बना है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले 3 राज्य ऐसे जिन्होंने पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल किया है, जिनमें से पहला जो है वह नागालैंड है, यानी कि नागालैंड, दूसरा केरल और तीसरा पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। यह तीनों राज्य ऐसे थे जिन्होंने पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल किया था, लेकिन अब उत्तराखंड भी चौथा ऐसा राज्य बन गया है जो पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो ऑप्शन में है गिरवन, कान्हा, कॉर्बेट पार्क, दुधवा। तो दोस्तों यहाँ पर कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है तथा कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर एशियाटिक बब्बर शेर, इससे संबंधित, यानी कि आपने ऐड देखा होगा जो अमिताभ बच्चन जी का, जिसमें यह बोलता है कि शेर देखना हो तो गुजरात में आए, तो जाहिर सी बात है गुजरात में ही होगा। और गुजरात में बात करें तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है, जिसमें एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थल है, यानी कि सबसे ज़्यादा गिर वन में ही पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो अन्य 3 नेशनल पार्क हैं, यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है और यह एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और बात करें दुधवा नेशनल पार्क, तो यह लखीमपुर खीरी में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों की सूची नहीं है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि अभयारण्यों में से कौन सा उल्लिखित संरक्षित प्रजातियाँ ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं हैं, यानी कि कौन सा गलत है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ पाए जाते हैं कि नहीं, काजीरंगा में गेंडा, पेरियार में हाथी, घाना शेर। तो दोस्तों यहाँ पर जो घाना है यह केवलादेव घाना राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है यह घाना है। तो यहाँ पर यह चीज़ जो है यह गलत है, यानी कि जो घाना नेशनल पार्क है जिसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और यह राजस्थान में स्थित है, यह शेर के लिए फेमस नहीं है। यह 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों के लिए फेमस है। और यहाँ पर बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो यह बाघ के लिए फेमस है। काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के नाम से, यानी कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार जो है वह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारणों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ नोक रेक है, यानी कि नोक रेक जो पश्चिमी घाट पर स्थित है, यानी कि नोक रेक है। अगर यहाँ पर देखा जाए दिहांग देवांग, तो यह अरुणाचल प्रदेश के सियांग में स्थित है। और नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है। और अगस्ता मलाई बात करें तो यह पश्चिमी घाट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस प्रदर्शन, यानी कि किस कार्यक्रम का आरंभ की गई थी? तो अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी निम्नलिखित में से, यानी कि आपको बताना है पुष्कर मेला, IITF नई दिल्ली, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला या कुंभ मेला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा IITF नई दिल्ली, जिसे सन 2016 में प्रारंभ किया गया था। यह एक ऐसा हुनर हाट प्रदर्शनी है जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के कला और शिल्पकारों को प्रोत्साहन किया जाता है, यानी कि प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, यानी कि 55। किस एक मात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले, यानी कि 3 बार सम्मानित होने वाले भारत के पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जो इनका नाम विराट कोहली है, यानी कि विराट कोहली को 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्था यहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर पुणे होगा, यानी कि पुणे में स्थित है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला यानी कि पहली महिला इंदिरा गांधी होंगी, जिन्होंने सन 1971 ईस्वी में जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से के सम्मान से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को भी, यानी कि लता मंगेशकर को सन 2001 में सम्मानित किया गया था। और बात करें मदर टेरेसा को, तो मदर टेरेसा को सन 1983 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। सॉरी, यहाँ पर यानी कि सन 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार से। और दोस्तों मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज़ के भी सम्मानित किया गया था, जो यानी कि जिन्हें सन 1979 में यानी कि सन 1989 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, जिन्हें शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत की यह पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन भारतीय है? तो नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो हैं वो मदर टेरेसा हैं, यानी कि मदर टेरेसा को ही नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और हरि गोविंद खुराना को इन्हें फिजिक्स में दिया गया था, यानी कि डीएनए से संबंधित खोज में दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को अर्थशास्त्र में दिया गया था। और अमर्त्य सेन को, जिन्हें सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पर बात करें कि भारत के सबसे पहले नोबेल प्राइज़ को प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। यानी रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए इन्हें सन 1913 ईस्वी में इन्हें यहाँ पर नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है, विंग्स ऑफ फायर, तो इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर कपिल देव होगा, यानी कि कपिल देव के द्वारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लिखा गया है। और अगर यह भी पूछे यानी कि कपिल देव का अन्य भी कृति है, जैसे कि क्रिकेट इज़ माई लाइफ, यानी कि क्रिकेट इज़ माई स्टाइल, यह कपिल देव के द्वारा लिखी गई यह बहुत ही फेमस रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो मैथ से संबंधित है, यानी कि जो डीआई से संबंधित है, डेटा इंटरप्रिटेशन से। तो देखते हैं यहाँ पर, यानी कि कुल छात्रों की संख्या, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों का बहुत, यानी कि यहाँ पर वाहनों को दर्शाया गया है। तो इस चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए 80 है, 90 है और 120 है, तो यहाँ पर टोटल 360 होना चाहिए। तो आज हम 16 16 एक 17 यानी कि यहाँ पर 29 हो गया, यानी कि 70 यहाँ पर बच गया। जो कार है इसका 70 होगा, यानी कि 70 एंगल यहाँ पर होगा। और बात करें यहाँ पर, पहले हम सबसे पहले यह लिख लेते हैं, कुल छात्रों की संख्या जो है वो 2160 है, 2160 और कुल टोटल यानी कि 360 होता है यहाँ पर हमारा कुल टोटल एंगल। तो यहाँ पर जब इसे हम कट करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 5 20, 4 चौको 16 और 4 9 36, 9 18 9 30 27, 9 चौको 36, 9 45, 9 छक्के 54, यानी कि 9 छक्के 54 यहाँ पर आपका हो गया। यानी कि एक जो एंगल है यहाँ पर वह 6 के बराबर है, यानी कि 1 डिग्री जो है यह आपका 6 के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हमने यहाँ पर देख लिया कि एक एंगल जो है वो 6 के बराबर है। कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कार के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं, कार जो है यह यानी कि 70 एंगल होगा, 70 डिग्री। तो अगर इसे हम यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी कि 420। यहाँ पर इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि 420 यहाँ पर हो जाएगा कुल छात्रों की संख्या जो कार से आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी में जो 420 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं जो
कार से आने वाले छात्रों की संख्या जो है वह 70/6 है, और जबकि बस से आने वाले छात्रों की जो संख्या है यहाँ पर यानी कि बस से 90, तो इसका अनुमान यहाँ पर आपको अनुपात बताना है, यानी कि 70/6 और 90/6। तो यहाँ पर आपका सीधे यहाँ पर देखने को मिलेगा यानी कि यहाँ पर 9/7 यानी कि 7/9 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9×27 यानी कि यहाँ पर अगर 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 से, तो यहाँ पर 21 हो गया, और यहाँ पर 9×3 = 27 यानी कि 21/27। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पर आपको गुमराह करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे मल्टीप्लाई करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर पैदल या बस द्वारा, पैदल 80 और बस 90, तो यहाँ पर यानी कि 90 + 80 यानी 170 हो गया, यानी कि 170 × 6 है, यानी कि 1020 कैंडिडेट ऐसे हैं जो विद्यालय आने के लिए पैदल और बस दोनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1020 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो मालगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं, यानी कि रेल के द्वारा नहीं आते हैं, रेलगाड़ी से नहीं आते। तो यहाँ पर 80 + 90 प्लस यहाँ पर 70, तो इसे जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर यानी कि 240 हो गया, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यानी कि यहाँ पर 240 अगर यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर जो रेल से नहीं आते हैं, तो यहाँ पर यानी कि 0 4 6 24 को 4 हाथ में 2 और 6 दूनी 18, 18 2 20 है, यानी कि 2040 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रेलगाड़ी के द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं, यानी कि अन्य किसी साधनों से आते हैं। बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर आने वाले छात्रों की संख्या की कितनी अधिक है? यानी कि बस और पैदल विद्यालय आने वाले छात्रों की परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो बस द्वारा आते हैं कितने? 90, और पैदल जो चल के आते हैं वह 80 हैं। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है कि जो बस से आते हैं और जो पैदल आते हैं तो उसका परसेंटेज कितना होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या 90 है, और पैदल चलकर आने वाले छात्रों की संख्या 80 है। लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर बस द्वारा आने वाले विद्यालयों की संख्या कितना अधिक है पैदल चल के आने वाले छात्रों की संख्या से। तो इसलिए यहाँ पर 80 हो गया, यानी कि × 100। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 10/80 × 100। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यानी कि 1 8 से, यानी कि 8 8 जा, यानी कि वहाँ पर 1 और उसके बाद यहाँ पर 2 हो गया, 8 में 16 यानी कि 2 हो गया, फिर यहाँ पर 16 यानी कि 4, यानी कि पॉइंट यहाँ पर 5 है, यानी कि 12.5% हो जाएगा जो आपका राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर यह 12.5% अधिक है बस के द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से, यानी कि पैदल चल के आने वाले छात्रों की संख्या से बस द्वारा आने वाले छात्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि यह भी DI का ही क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, और इसके नीचे यानी कि जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और हिंदी के क्वेश्चन, यानी कि हिंदी के संदर्भ व्याख्यान से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो की सीरीज़ यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो की सीरीज़ बहुत ही लंबी हो जाएगी। और दोस्तों आप किस कंटेंट पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके कितने नंबर सही हुए हैं यह भी लिखें, और आगे आने वाले वीडियो में क्या आप पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी कि पूरा प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं, इसके बारे में भी ज़रूर लिखें।
तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक पे। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।